I don't mind, honestly. क्या कमजोर रुपया किसी देश की इकोनॉमी की सही तस्वीर पेश करता है? क्या कमजोर रुपया इस बात की निशानी है कि इकोनॉमी बहुत वीक है? पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अक्सर ये बात कही जाती है कि रुपया बहुत वीक हो रहा है, देश की इज्जत गिर रही है, देश की प्रेस्टीज गिर रही है। बहुत डिस्कशंस होते हैं। सच क्या है? क्या वाकई कमजोर रुपया इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है? और किसी देश की अगर करेंसी बहुत स्ट्रांग है तो वो देश बहुत तरक्की कर रहा है? दोनों ही सिचुएशन को हमें कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं टीएनएस। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वीक रुपी का दरअसल मतलब क्या है और क्या वो बहुत बुरा है। इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है आईएसबी के प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री जी, जो हमारे साथ जुड़ते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हमें समझाते हैं। सर ने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है, द रूपी इज नॉट ए नेशनल रिपोर्ट कार्ड। इसको पढ़ने के बाद ही मेरे मन में आया कि सर को तुरंत पकड़ के इसको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने ये आर्टिकल जो लिखा है इसमें क्या पॉइंट्स और क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं, क्योंकि तब हमें एक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत ही छोटे छोटे सवालों से मैं समझना चाहता हूँ कि आपने जो इस आर्टिकल को लिखा, इससे समझ में आ रहा है कि कमजोर रुपए से किसी देश की तरक्की या किसी देश की इकोनॉमी को आंकना ठीक नहीं है। क्या कमजोर रुपया बुरा होता है? Yes. So first of all, thank you. तीसरे या चौथे बार मैं आ रहा हूँ आपके शो में. Thank you so much for inviting me. और बिफोर आंसरिंग आई हैव टू टेल यू, आपका जो ऑयल का जो नॉलेज है, आपने कहा था लास्ट टाइम, आपको याद है कि एक बार वो ऊपर जाए इतना आसानी से नीचे नहीं आता, तो नीचे आके फिर से हम वहीं पे आज वी आर अगेन बैक टू 100. सो आई मस्ट compliment and appreciate your understanding of the market, of the real world. That I last time when we discussed, your audience can go back and see, you had made that comment. मुझे पता नहीं कि आपने उधर लाइव चलाया था, वो उसमें रिकॉर्डिंग में है कि नहीं, वो मुझे याद नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं, बट आपने बोला तो था. So I think you should compliment. It's a very nice thing to have. Now coming back to आपका जो सवाल है, कमजोर रुपया, is it a sign of weakness? Now कमजोरी का डेफिनेशन देखना पड़ेगा. मान लीजिए कोलैप्स हो रहा है ईरान में, अभी देखिए $1 is 1.95 मिलियन लिरा. वो इज इट अ साइन ऑफ वीकनेस? यस, ऑफ कोर्स इट इज. जैसे जर्मनी में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, जिम्बाब्वे में हुआ, पाकिस्तान में रिसेंटली हुआ, 100 था 300 हो गया, श्रीलंका में हुआ. दीज आर डेफिनेटली साइंस ऑफ वीकनेस. बांग्लादेश में हुआ. क्या होता है कि एक देश का जो है, उसका जो एक्सपोर्ट्स बहुत कम होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, और उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं होते, इन्वेस्टमेंट नहीं आती देश में, तब the currency collapses. There is a run on the currency. This is a clear bad sign. इसमें कोई दोहरा ही नहीं. There is no, इससे क्या होगा? Collapse होगा. Imports, inflation बढ़ेगा, and so on. In fact, political destability और democracy ending, this is one of the biggest causes. Inflation से बहुत, और currency. Keynes का एक बहुत बड़ा very famous statement है, if you want to create a revolution somewhere, currency debasement करो, खत्म हो जाएगा. मतलब कई देश में अगर आपको रेवोल्यूशन, आजकल रेवोल्यूशन का मौसम चल रहा है, तो the biggest way revolution will succeed is when currency debases, because that has first order effect on people. Now वो तो क्लियर है, इसमें कोई दौरा नहीं है. बट 5% depreciation, 10% depreciation after appreciation, is it going to be the end of the world? Answer is no. It's not very clear. उसमें नुकसान भी है, फायदा भी है. सिर्फ नुकसान है ऐसा नहीं है, उसमें बहुत फायदे भी होता है. और कहीं कहीं ऐसा होता है कि फायदा विल डू बेटर देन द नुकसान से ज्यादा फायदा होने की चांसेस है. इसलिए सारे जो देश है ना, कंपटीशन उनका ये रहता है कि स्टेबल देशों में जिसका करेंसी नीचे, मतलब फाइट इज नॉट टू अप्रिशिएट योर करेंसी. आपको पता है 1985 में एक प्लाजा अकॉर्ड हुआ था. देयर वर 5 कंट्रीज, G5 बोलते थे तब. प्लाजा इज अ होटल इन न्यूयॉर्क. यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके. वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी जो तब यूएसएसआर में थी. सबका फाइट ये था, आपको वो पढ़ना चाहिए. एवरी कंट्री वाज एक्यूजिंग अदर कंट्री ऑफ कीपिंग देयर करेंसी वीक. मतलब यूएस वाला बोल रहे हैं, या, सो जापान, येन वाज 240 टू द डॉलर दैट टाइम. येन वाज 240.
and a dollar had appreciated 47% between 1980 to 1985. डॉलर appreciated 47%. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? GM फोर्ड सब बंद हो गए, टोयोटा सब कोरिया से, जापान से सारे यूएस जाने लगे. एम्प्लॉयमेंट बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन द यूएस वाज वेरी हाई. पॉल वॉलकर का आपने एपिसोड पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट रेट वेरी हाई. जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है करेंसी अप्रिशिएट होता है. तो नॉर्मल, सो आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. When your economy is stable, given everything else, then you need a weaker currency. But when you are not stable, when your macro, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, आपने फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा है, when you are a श्रीलंका और बांग्लादेश, इसीलिए हिस्ट्री, आप तो मुझे हिस्ट्री के विद्यार्थी लगते हैं. हिस्ट्री में हम गलती ये करते हैं कि कौन सा कंपैरिजन करेक्ट लेना है, उसमें हम गलती कर जाते हैं. मतलब एवरी टाइम रुपी गोज बाय 2% पाकिस्तान को लेके आना, वेनेजुएला को लेके आना गलत है. So countries want this kind of depreciation. तो 5-10% मेरा करेंसी नीचे हो जाए, everyone wants it. 50% होना चाहिए? नहीं. 100% होना चाहिए? तब there is a problem. 10% depreciation, 102 पे जाके एक साल में, यहाँ से, if you ask me this way, from a year from now, should it be 99, 100 or should it be 90? I will vote for 100. But should it be 200 or 90? I will vote for 90. Okay. That's the sort of nuance that we have to understand. So countries actually compete to keep their currency low, not currency high. Even Donald Trump now, after he's come, the dollar has depreciated by 12% current compared to other countries. The fight against China is considered a currency manipulator. क्यों? क्योंकि वो अपना करेंसी नीचे रखते हैं. So it is not automatic. इसका आंसर ये है कि automatically ये नहीं कह सकते कि just because the currency has depreciated, somebody is doing badly, and just because currency is appreciated. Europe has the maximum appreciation in currency. So with the least growth, US, 2008 में US and Europe were almost equal. Today Europe is less than 2/3 of US. So it is not a barometer that way. It's a bit more complicated. So then what people think. So people should focus on real exchange rate. So maybe if we have time, we can talk about it. So real exchange rate, can I go on or you have another? Yeah. Please. Real exchange rate क्या होता है? तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये नॉमिनल नहीं. देखिए, मैं तो साउथ से हूँ, तो मेरा एग्जांपल दो साइडली होगा. तो नॉर्थ इंडियन व्यूअर्स आपके हैं, तो थोड़ा पराठा. I like this side. I like it. तो आप सोचिए, अगर भारत में एक डोसा का प्राइस, मान लीजिए हम सिर्फ डोसा खाते हैं और कुछ नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. भारत में एक डोसा का प्राइस है 50 रुपए और एक्सचेंज रेट है मान लीजिए 100 रुपए, which means $1 is 100, just for round figure. And US में suppose डॉलर, एक डोसा का प्राइस है $1. So just for your viewers, India it is 50 rupees, exchange rate is 100, and US में डोसा कॉस्ट $1. इसका मतलब क्या है? रियल एक्सचेंज रेट है ना, एक डोसा इंडिया का is same as half in the US. Our one dosa can only buy half dosa. अगर कोई डोसा एक्सचेंज हो, even if quality everything is the same, यहाँ से एक डोसा लेके वहां जाएंगे आप, अगर पैसा नहीं है मान लीजिए, तो वहां सिर्फ आपको आधा डोसा मिलेगा. So this is called real exchange rate. Now real exchange rate is what matters. It is not the nominal exchange rate. So nominal exchange rate में क्या होता है? मान लीजिए भारत में 10% इन्फ्लेशन हो गया, यूएस में इन्फ्लेशन ही नहीं है, just for argument sake. तब क्या होगा? India's dosa price will become 55. Currency will also depreciate by 10%. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उतना करेंसी, ये बोलना, ये तो कंपैरिजन ऐसे होगा ना, नीरज जी आज आपका एज इज एट ऑल टाइम लो, उसका कोई मतलब नहीं है. ऑल टाइम हाई, सॉरी, आपका एज ऑल टाइम हाई होता जाएगा, क्या करें. एज लॉन्ग एज यू हैव इन्फ्लेशन हायर, any country that has higher inflation will see a depreciation to the extent of difference in inflation. Now, inflation क्यों है? This is a separate topic in itself. Now, when a currency depreciates more than inflation, that is where is real depreciation. मान लीजिए डोसा प्राइस 10% ऊपर गया इंडिया में, but currency depreciates 15%, 20%. Now the question you have to ask, what is going on? This is where the problem, which is where we are now, right now. Now our currency, real exchange rate has depreciated by 10-11% in terms of real exchange rate. That means हमारा जो currency है inflation से ज्यादा depreciate हुआ है.
क्वेश्चन इज क्यों हो रहा है? बहुत कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ना इन द ट्रेडेबल सेक्टर, दैट इज नॉट इन द एआई रेस, वी आर नॉट डूइंग वेरी वेल. वर्ल्ड थिंक्स दैट वी विल नॉट डू वेरी वेल इन वर्ल्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट. ये प्रॉब्लमेटिक. अगर ये कारण है तो रूपी वीक होने मतलब यू शुड वरी अबाउट रूपी गोइंग डाउन. दूसरा कारण ये हो सकता है कि सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ से पुल कर रहे हैं, दे वांट टू टेम्पोरली इन्वेस्ट समवेयर, कोई बबल चल रहा है कहीं पे. तो आप तो मुझसे बेहतर जानते हो बबल कैसे होते हैं. मतलब ऐसा रिलायंस पावर तो आपने कवर किया होगा आईपीओ 2008 में. तो जब लोग पागल हो जाते हैं तो उसका कोई फंडामेंटल्स, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता. तो अभी आप देखिए स्पेस एक्स तो 200 तक लेके गया, अभी $100 पे आ गया, 110 या कुछ कल देखता था. So when people are chasing something, money will go out of the country and rupee can depreciate because of that. So third reason could be our taxes are high, our interest rates are low. India में the real interest rate is all time low. So कारण जाने बिना we cannot say why it is going down. And a 10% depreciation is not a end of the world. उससे फायदा होता है. When you ask later, I will answer. So too long an answer for your short question. Yeah, I'll stop here. नहीं, that's very interesting. Interest rates are high और taxes are also high. Real interest rate is low. मुझे सर ये समझना है कि हमने समझा कि वीकर करेंसी का मतलब है कि रियल टर्म्स में कितना, और इन्फ्लेशन से ज्यादा अगर वो डिप्रिशिएट हो रही है तो एक प्रॉब्लम होनी चाहिए. एक आर्गुमेंट ये है. दूसरा आर्गुमेंट हमें ये समझाइए कि अगर करेंसी बहुत स्ट्रांग है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स में होता है कि अरे हमारी करेंसी इतनी मजबूत होनी चाहिए, $1 ₹1 के बराबर हो जाना चाहिए, इसी से तरह नैरेटिव्स बनते हैं. क्या बहुत स्ट्रांग करेंसी होना अच्छी बात है? देखिए, नेचुरली अगर होता है, हम विकसित भारत होते हैं 2047 तक, नेचुरली होता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. नेचुरली मान लीजिए हम बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे वर्ल्ड में, वी आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, सारे वी डिस्कवर लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर इज डिमांड फॉर रूपी, तो अप्रिशिएट होगा. बट द क्वेश्चन इज शुड वी डू इट आर्टिफिशियली? मतलब अब हम जो कर रहे हैं ना, हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं. आपको पता है कि आरबीआई का पॉलिसी, आपको तो पता ही है, भारत के बैंक से लोन लेके, एसबीआई ब्रांच गिफ्ट सिटी से लोन लेके 9 times ऑफ योर डिपॉजिट, उसी पैसे को आप इंडिया में लेके आ रहे हो, बिकॉज गिफ्ट इज कंसिडर्ड फॉरेन, एंड देन यू गेट अ फॉरेन एक्सचेंज गारंटी जो आरबीआई का, इट इज नॉट फ्री, एंड देन यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. ऐसे अप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं. यू नो, अप्रिशिएट अगर खुद ब खुद हो जाता है बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, होने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते. देयर आल्सो कंट्रीज रेजिस्ट. चाइना फॉर इंस्टेंस क्या करते हैं देश, इवन इन दैट सिचुएशन दे बिल्ड फॉरेक्स रिजर्व. फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व ये है कि आप दूसरे देश का करेंसी खरीदते हो. व्हाई आर यू बाइंग? यू डोंट वांट योर करेंसी टू अप्रिशिएट. यू नो, दैट इज व्हाई यू बिल्ड फॉरेक्स रिजर्व. जापान में आपको एग्जांपल देता हूं. हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते नीरज जी. यू नो, हम लोग इकोनॉमिक्स वाले, ज्यादा इकोनॉमिक्स ही. जापान 1985 में जो आपको प्लाजा अकॉर्ड मैंने आपको बताया, 2240 से इन्होंने इसको 150 तक लेके आए in a matter of months. Yen was 240, it came to 150, appreciated. जापान खत्म हो गया उसके बाद. जापान was over and then it came to 100. You know, जापान तब से उनका मार्केट, आप मार्केट फॉलो करते हैं ना, निक्की was 40,000 then. Yes. You know, so we don't want neither want a big sudden appreciation, nor do we want a crazy depreciation. अगर हमारे यहाँ the right mix is, if our inflation is more than the US, we should depreciate to the extent of that inflation. And थोड़ा बहुत ज्यादा depreciate, थोड़ा 5-10% एक्स्ट्रा हो गया तो हमारे फायदा है उससे. एक मेरा आर्टिकल के बारे में आप, the biggest benefit is our exports become cheaper. That is okay. Our imports become expensive. You know that point. मुझे अब जब मैं आर्टिकल लिखने लगा हूँ नीरज जी, मुझे पत्रकारों की तरह, you know, I feel very, I am able to empathize with you. लोग इतने गाली देते हैं नीचे समझे बिना. मतलब समझ के गाली दें तो मुझे कोई उससे एतराज नहीं, बट कुछ भी गाली दे सकते हैं. आप लोग तो रोज ये सब सहते होंगे. क्लासरूम और इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत फर्क है. क्लासरूम में अगर यू नो बच्चे पीठ पीछे गाली देते हैं, यू नो, आगे नहीं देते. तो मैं ये कह रहा था कि अब एक्सपोर्ट्स का क्या फायदा है? Of course, exports will become cheaper, imports will become expensive. Export का फायदा ये है कि हमारे जो कंपनियां हैं, they will start selling in foreign markets. Now, foreign market में इमोशनली कोई आपका आइटम नहीं खरीदता.
ओनली रीजन आप BYD आज खरीद रहे हो क्योंकि वो अच्छा है, और कोई रीजन नहीं है। BYD के तरफ आपका कोई इमोशन नहीं है। अगर इमोशन कुछ भी है तो आप उसका अगेंस्ट ही है आपका, तो उसका फॉर तो नहीं हो सकता BYD के, राइट। तो इसका मतलब है अगर आपको एक्सपोर्ट, इस डिप्रिसिएशन से फायदा ये होगा, एक्सपोर्ट मार्केट में आप चीप होंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट नहीं, वहां के जो तौर तरीके आप सीखेंगे, हमारे जो कंपनियां हैं वहां का टेक्नोलॉजी सीखेंगे। टू सेल देयर यू लर्न द प्रैक्टिसेस, एंड दैट विल हैव स्पिलओवर इफेक्ट। आप वही टेक्नोलॉजी, वही मैनेजमेंट स्टाइल अपने देश में लेके आओगे, तो अपने देश में लेके आओगे तो यहाँ के जो आपके लोकल कॉम्पिटिटर है उनको भी एडजस्ट करना होगा। तो दैट वे इट हैज अ मच बिगर स्पिलओवर इफेक्ट. So if you ask me to vote between a 10% depreciation or a 10% depreciation, I'll always vote for a 10% depreciation, not for appreciation. If you ask me RBI कोई FCNR ये जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग उन्होंने किया है वो करना चाहिए था, 100% नहीं. अगर स्टेबलाइज करना भी था, there are other ways they could have done it. ये transferring risks to future is the worst way of dealing with anything. Where today it looks everything fine and you postpone the risks to some other day. That is the worst way of handling anything. तो सर ये आरबीआई ने क्या मतलब प्रेशर में किया या क्या पॉलिसी ने सोचा क्या होगा? वो तो इनसाइडर आप है सर, आप उनको जानते होंगे, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो एक टीचर हूँ, मुझे क्या पता क्या है, बट उनका आई ज्यादा अच्छा हो सकता है प्रेशर थोड़ा हो सकता है कि 100, मतलब मैं देख सकता हूँ एक बार 100 हो गया ना, इट विल लीड टू सी एक बात तो है, आज की जो रूलिंग पार्टी है, जब वो अपोजिशन में थी तब वो तो डिप्रिसिएशन के खिलाफ ही बोल रहे थे, तो वो तो हिपोक्रेसी लोग पॉइंट आउट करेंगे, तो करना चाहिए डेमोक्रेसी में, उसमें क्या गलती है, वो तो करेंगे, बट तो आई थिंक ये 100 वाला राउंड नंबर क्रॉस करने नहीं देंगे लोग। इस चक्कर में बहुत कॉस्ट होगा सर। कॉस्ट ये होगा कि मैं कह रहा हूँ आपकी ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड, अभी जो पॉलिसी ये है कि मैं अगर कोई एनआरआई हूँ, मेरे पास अगर $100 डिपॉजिट है एसबीआई के गिफ्ट सिटी अकाउंट में या अब्रॉड, उस $100 के ऊपर एसबीआई मुझे $900 या $1000 या $2000 तक लोन दे रहा है, उस कितने 4-5% में मुझे लोन दे रहा है, उसको मैं इंडिया लेके आके उसको मैं फॉरेक्स इनफ्लो बना के यहाँ पे उससे एफसीएनआरबी अकाउंट में 7% इंटरेस्ट लेके, और एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन 2 साल होगा, वो आरबीआई गारंटी दे रहा है कि नहीं होने दे, मतलब दे विल गिव मी एट द करंट एक्सचेंज रेट। तो ये दिस इज नॉट द वे टू गेट इन्वेस्टमेंट, your own money, you giving it to someone to make free money and इसीलिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखिए 97 पे आ गए फिर से हम, तो सर 23 टाइम्स का लेवरेज एचएसबीसी जैसे लोग दे 23, I thought 10. Oh my God. अब मैं अपने दर्शकों को सिंपली बताऊं कि जो सर समझा रहे हैं कि अभी आरबीआई ने एक फैसला किया था कि एफसीएनआर लेके आओ 7%, एनआरआई लोग पैसा लाए, यहाँ पे एक एस्टिमेट आया कि $20 बिलियन उनके पास आया है। अब सर मुझे एकदम सिंपल लैंग्वेज लेमैन्स तौर पे समझाइए कि ये जो कॉस्ट है इसकी, ये आरबीआई बेयर कर रहा है? एग्जैक्टली, वो 100%। अभी इसका नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, क्यों बेयर कर रहा है? अभी नहीं, अगर आप और मैं होते तो कॉस्ट अभी दिखता। यही प्रॉब्लम है ना सरकारों की। अगर आप और मैं होते, अगर आप या नीरज जी ने ये गारंटी दिया तो नीरज जी को फॉरेक्स मार्केट में हेज करना पड़ता, तो उसका जो 3-4% उसका अभी जो आ रहा है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये आरबीआई है, वो कोई हेज नहीं करते, वो दे आर डूइंग देयर फॉरेक्स रिजर्व। अब ईसीबी और ये एफसीएनआर के सितंबर 30 तक डेट है, अनुमान ये है कि लगभग $60 बिलियन एफसीएनआर में आएगा, और ईसीबी में और 20-30 बिलियन पता नहीं कितना आएगा, मान लीजिए 100 बिलियन आ जाते हैं। जब ये 100 बिलियन वापस जाएंगे ना 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब मान लीजिए रुपये 101 में, 102 में, पर आपको 96 में देना पड़ेगा। सो दैट आउटफ्लो विल बी अ कॉस्ट ऑन द एक्सचेकर। ये कहना कि सरकार को कॉस्ट नहीं, उनका जो डिविडेंड मिलने वाला था नहीं मिलेगा सरकार को। नॉट ओनली दैट विल क्रिएट मोर इंस्टेबिलिटी। मान लीजिए गॉड फॉरबिड उस वक्त कोई और वॉर चल रहा हो, गॉड फॉरबिड ऑयल प्राइस उस वक्त $200 में चला गया, then इसका कॉस्ट ये है कि अभी पता है आपको आरबीआई क्या करेगा, आर्टिफिशियली दे विल ट्राई टू मेंटेन रुपी एट मच हायर इंटरेस्ट रेट, हायर रेट। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइदर फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करो या इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। यू हैव ओनली 2 चॉइसेस। इससे कोई आइदर सडनली अभी ऐसे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, सडनली आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। दैट इज वन वे ऑफ कीपिंग द रुपी हाई। रियल इंटरेस्ट रेट आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा।
Either you take real interest rate high or keep intervening the forex market and finish off all the reserve. अगर आप रिजर्व ऐसे अभी 750 तक आ चुका है, 650 700 से 650 200 300 200 बिलियन डॉलर खत्म कर दीजिए, और ये अगर 100 बिलियन गारंटी भी दे दिया और इससे ज्यादा भी आ गया, देन द जो स्टेबिलिटी है हमारा वो सब खत्म हो जाएगा. वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर वेरी स्ट्रांग टुडे इज वी हैव सच स्ट्रांग फॉरेक्स रिजर्व्स and we don't have too much external debt. You know, one of the reasons that makes India very very strong is we don't have external debt. Government का तो है ही नहीं, 100 बिलियन है. Even if you add all private sector, it is 700 billion, which is less, which used to be less than our forex reserves. Total debt of India in foreign currency. अब they are encouraging debt. हमें equity चाहिए, debt नहीं. We need FDI. We need equity, risk capital for investing. Debt से you don't get research, innovation and all that. For that equity चाहिए, and you have a very simple tool, capital gain exemption. उससे वो नहीं कर रहे हैं. Instead they are attracting money into debt, government bonds, and सर, क्या आप ये भी कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में आरबीआई को रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे? वो मतलब they can keep fighting their sovereign, but if they are sensible they will have to, because it depends on how much money will come. मान लीजिए FCNR टोटल फ्लॉप होता है, सिर्फ 20 बिलियन डॉलर आ जाता है, तब कुछ नहीं करना पड़ेगा. 20 बिलियन में कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मान लीजिए 100 बिलियन आता है सारा मिला के, मतलब इससे 55-60 बिलियन और ECB से 40 बिलियन, और सिर्फ इसलिए आता है. अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ ये आर्बिट्राज से आ रहा है, लेवरेज मनी, वहां से बोरो करके जस्ट टू एक्सप्लॉइट इंटरेस्ट रेट. ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा है. अगर ऐसा आ रहा है तो वो पैसा जाएगा, बिकॉज यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं. आपने देखा होगा 4.7% हो चुका है 10 year. When US become very attractive, at some point they will pull out from here. When they pull out, 100 बिलियन अगर एक साथ में जाएगा तो रुपये फिर से कोलैप्स होगा. तब 5% नहीं होगा, 20% होगा डिप्रिसिएशन. 100 बिलियन एक ही बार अगर चला जाएगा, तब आप क्या करोगे? फिर से करोगे यही पॉन्जी स्कीम हो गया, या दूसरा स्कीम बनाओ फिर 200 बिलियन लेके आओ, खत्म करो फॉरेक्स रिजर्व. आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो, 10-15 साल पोस्टपोन कर सकते हो, जब तक ये फॉरेक्स रिजर्व खत्म ना हो जाए. अगर सेंसिबल है तो आपको इंटरेस्ट रेट. जॉर्ज सोरोस ने कैसे पैसा बनाया आपको पता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड का यही था. देवर ट्राई. बैंक ऑफ इंग्लैंड जब जर्मन रीयूनिफिकेशन प्रॉब्लम, हम हिस्ट्री नहीं देखते, रीयूनिफिकेशन हो गया, तब जर्मनी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया. बैंक ऑफ इंग्लैंड केप्ट फाइटिंग. जॉर्ज सोरोस बेट वाज आइदर इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या तो करेंसी कोलैप्स होगा. करेंसी हो गया कोलैप्स, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा. तो अभी मैं इतना भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहता कि इतना बैड नहीं है, बट ये पॉलिसी, इवन इफ द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट बैड, ऐसा इमरजेंसी मेजर उठाने वाला कोई आपदा नहीं आया था. दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से. देयर वाज नो नीड टू डू. दिस इज एन इमरजेंसी. मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 200 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व बचे थे और रुपये ऐसे गिर रहा है, तब करो. देन आई विल से देयर इज नो अदर ऑप्शन. अगर एक्सीडेंट हुआ है तब साइड इफेक्ट के बारे में सोचना गलत है. मतलब आदमी मर रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, तो साइड इफेक्ट बाद में देखा जाएगा, किडनी जाएगा, मतलब पहले जिंदा तो हो जाए. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. वी आर नॉट इन क्राइसिस सिचुएशन. ये 100 रुपए के चक्कर में वी आर टेकिंग मेडिसिन्स which are disproportionate. So that is the point I am trying to make. These medicines that they have induced are disproportionate to the situation. तो उसका साइड इफेक्ट, अननेसेसरी साइड इफेक्ट होगा जो नहीं, मतलब देयर इज नो नीड. सर, करंट सिनेरियो में अगर सरकार या आरबीआई इसको छोड़ दे फ्री, जैसे वो कहते तो हैं कि हम फ्री मार्केट बिलीव करते हैं, लेकिन नहीं, वो टारगेट करते रहते हैं रुपये को, खर्चा भी करते हैं और मेंटेन करते हैं. अगर इसको ये फ्रीली छोड़ दे मार्केट फोर्सेस पे, तो 100 के आसपास पहुंच जाएगा, 100 हो सकता है 102 पहुंच जाए. दैट इज कंफर्टेबल जोन कि वो ठीक है, उसमें स्टेबिलाइजर से नहीं रहती. आप डेटा देखिए. इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है कि ये लोग डेटा क्यों नहीं देख रहे. एक्सपोर्ट नंबर देखिए आप. मार्च में वी वर एट अ करंट अकाउंट सरप्लस $7 बिलियन. राइट. अप्रैल में, जून में भी आप, इसमें थोड़ा मैं आपको न्यूज वालों को थोड़ा ब्लेम करूंगा. आप लोग सिर्फ ट्रेड गुड्स डिफिसिट दिखाते हैं. गुड्स डिफिसिट नहीं है. देयर इज सर्विस में हमारा बहुत बड़ा सरप्लस है, वो बढ़ रहा है. अभी पता है आपका, लास्ट ईयर आवर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाज $420 बिलियन, गुड्स वाज 440. आपको याद होगा एक जमाना होता था सर्विस यूज्ड टू बी हाफ ऑफ गुड्स. आपको याद है? गुड्स यूज्ड टू बी 30, सर्विसेज यूज्ड टू बी 15 मंथली नंबर्स. जब आप CNBC में बोलते होंगे ये सब नंबर,
अभी services has become almost equal to goods. Last year our goods export was 440, service export is $421 billion. April, May, June में all 3 months we have done more than 40 billion in goods and almost 40 billion in services. So April, May, June, and the other big thing that has happened is remittance. ये FCNR भी नहीं, Indians abroad spending money in India, उनके जो parents को भेज रहे हैं, यहाँ पे tourism पे आ रहे हैं, that number. So we are very comfortable in current account. There is no crisis at all. 2000 again history हमें properly compare करना पड़ेगा. 2013 में we had a 5% current account deficit. अब current account deficit zero है, zero. The problem is in the capital account. Current account में नहीं है. Problem ये है कि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एफडीआई, वो लोग सैमसंग वाला, मारुति वाले, वो पैसे लेके जा रहे हैं, और जिन्होंने 2021-22 में एफडीआई इंडिया में लेके आए, आईपीओ करके वो लेके जा रहे हैं पैसे. दैट इज वन प्रॉब्लम. द अदर प्रॉब्लम इज एफआईआईस. लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो एफडीआई हमारा नेट $6 बिलियन था, एफआईआई वाज -$16 बिलियन, एंड दैट कंटिन्यूज. एफआईआई आउटफ्लो कंटिन्यूज. सो अगर आपको सोचना है, डायग्नोसिस करके आपको सोचना है, द प्रॉब्लम इज एफआईआई आउटफ्लो, उसके लिए क्या किया जाए, उसका समाधान करना है. दिस इज द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम इज एफआई आउटफ्लो. और जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है. अगर 102 होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा 50 बिलियन होगा, 40 बिलियन नहीं होगा, 50 बिलियन होगा. सो पैसा आने लगेगा. श्रीलंका कोलैप्स, श्रीलंका में देयर करेंसी कोलैप्स, अब स्टेबल हो गया, बिकॉज वंस एट सम रेट श्रीलंकन टूरिज्म बिकेम चीपर देन एनी अदर टूरिज्म. सब लोग वहां जाने लगे. So the point is, the stabilizer we have to understand. I understand. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल सुबह 105 होना चाहिए. अगर कल सुबह 105 होता है तो इंटरवीन करना चाहिए. They should use their forex reserve, and because क्या होता है कि people who have borrowed, they will go bankrupt. If people have borrowed, their interest rates will be very high. But if it's next year by now, if it slowly goes, depreciates 3%, 4% a year, it's fine. And one last point I want to add. थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपके व्यूअर्स को भी समझना चाहिए. 2022 से 2024 तक, यू विल नॉट बिलीव, वी केप्ट रूपी हायर. आवर रूपी एप्रिशिएटेड बाय 10%, रियल एप्रिसिएशन. हमने अभी यार एक्सट्रीम, धीरज जी, मुझे आज तक समझ में नहीं आता. एक बार कोई इंस्टीट्यूशन का हेड चेंज हो जाए, सारे पॉलिसी हमारे बदल जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी है ही नहीं. आप देखिए 2022 से 24 तक we used to keep interest rates very high. Real rate was highest in the world. And our argument was food price inflation will lead to expectation, and expectation will lead to wages, and wages will lead to whatnot, and that is why you have to keep rates high. This was the argument up to 24. And that is why rupee was very high. Rupee, although nominally it was depreciating, in real terms it was appreciating, and our exports completely collapsed. After 24, we have now gone to another extreme where we are keeping real rates at zero. अभी तो नेगेटिव है हमारा रियल रेट. डोंट गो बाय 4.3. लास्ट टाइम आपने याद है, अपना दूसरा आपका प्रेडिक्शन था, वीडियो में है कि नहीं पता नहीं, आपने कहा था कि होलसेल इंडेक्स 8% पे आ गया, ये तो नीचे जाने वाला नहीं है. आपको याद है, आपने कहा हो, मेरे से एक था. तो अब देखिए रिटेल इज कैचिंग अप. 4.5 हो गया, 4.3, 4.4. बट expected inflation, see, interest rate is a next 1 year concept. So I think next 1 year we are looking at 5-6%. If we don't hike interest rate, we will have negative real rate. So negative real rate आप करोगे तो depreciate होगा ही होगा. मेरा ये कहना है कि why do you want to keep negative real rate, high taxes, and then bring this FCNR for solving rupee problem? Rupee problem is because of negative real rate. उसको बढ़ाओ तो solve हो जाएगा. So why do you want to take all this future risk? शक्तिकांता दास के समय का टाइम था ये, जब उन्होंने इतनी टाइट पॉलिसी कर दी थी कि माइक्रो फाइनेंस को पैसे नहीं मिल रहे थे. हाँ, तो उनका वो एक एक्सट्रीम था. अभी दूसरे एक्सट्रीम पे आ गए हम. ऐसे एक्सट्रीम पे हम, why do we move between extremes? I don't understand. ये तो अच्छा, एक बात आपने अभी कही, वो मुझे समझाई कि हमारा कैपिटल अकाउंट की प्रॉब्लम, पैसे आ नहीं रहे. क्या हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, पॉलिसी में प्रॉब्लम है? देख के तो लगता है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर कैपिटल अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे? मतलब हमारे देश में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये. आप, मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर समझेंगे क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं. मैं तो नंबर देख के कुछ बोल सकता हूँ. प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. पैसे आ रहे हैं लेकिन जा भी रहा है, उतना ही जा रहा है.
ट्रू, जो बाहर वाला है 90 एफडीआई का आप नंबर देखिए लास्ट ईयर का, इनफ्लो है 98 बिलियन, लेकिन आउटफ्लो है 90 टू 91 बिलियन, 92 बिलियन ऑलमोस्ट। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जैसे आपका सैमसंग हो या हुंडई हो, मारुति हो, यूजुअली हाई ग्रोथ इकोनॉमी में दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स, दैट इज नॉर्मल। तो ये नए लोग पैसे लेके आ रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमें जानते हैं और यहाँ बिजनेस कर रहे हैं इतने सालों से, ये लोग पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सर। ये तो और प्रॉब्लम की बात है, जो जानते हैं वो निकल रहे हैं। हाँ, पता नहीं मुझे। तो इसका एक पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव स्पिन भी दे सकते हैं आप, नेगेटिव भी दे सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि मे बी वो गलती कर रहे हैं। कोरिया में सेमीकंडक्टर का बूम चल रहा है, तो सारा पैसा सेमीकंडक्टर में डाल रहे हैं। तो ये एक ना एक दिन उनको गलती की एहसास होगी और वापस आ जाएंगे। दिस इज वन वे ऑफ ऑप्टिमिस्टिक व्यू। द नेगेटिव व्यू कुड बी दे अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे डूइंग बिजनेस हैज बिकम डिफिकल्ट, एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो एट दिस रेट फॉर लॉन्ग, एंड बिकॉज यू मेक इन्वेस्टमेंट थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, and they don't see very high growth in the long run, and that is why they are pulling out. Now what is true, you should call and ask them in private maybe, you know, that part is about future, you know, wo to pata nahi. But the bright side is it's not that investment as easily, comparisons are slightly nuanced, you know, we cannot compare this to Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan and all, क्योंकि वहां पे कोई नहीं पैसा डाल रहा है। यहाँ पे नए लोग जो है वो डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल रहे। एक कैटेगरी वो डेफिनेटली पुल आउट कर रहा है, वो एफआईआई, दीज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, दे आर पुलिंग आउट लाइक लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। सो ये दो लोग, दे आर कॉजिंग कैपिटल अकाउंट प्रॉब्लम, एंड लास्ट ईयर दैट्स व्हाई वी लॉस्ट $25 billion in our forex reserve. So last year our current account deficit was just $23 billion, which is 0.6% of our GDP, which is nothing. But we had a capital account loss of $25 billion also. So, and that has not improved. And same problem, money is coming but equal amount is going out, or in fact more is going out. So that is, yeah, वो क्यों हो रहा है तो मुझे तो पता नहीं, मतलब I don't want to know why it is, मतलब it can be both, you know, it could be that they are wrong, they are chasing some bubble, कोरिया में सब लोग सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो ये लोग भी पैसा वहां डाल रहे हैं, या they know something that you and we don't know. ये एक पॉइंट पे सही है, कोरिया का मार्केट देखिए 20%, 22% गिर चुका है, और ऐसा लोगों को लगता है कि वहां से पैसा निकल के इंडिया में आएगा, लेकिन डेटा दिखा रहा है कि नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। वो तो 200% ऊपर जाके 20% गिर रहा है ना नीरज जी। ये हमारा ये हम लोग बहुत गलत करते हैं सब लोग। एक बहुत बड़ा, आपको याद होगा 2008 क्राइसिस के बाद हम लोग बहुत हीरो बन रहे थे कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, आपका क्यों कुछ होगा, आपने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया तो क्या होगा, मतलब अगर मैं मेरे घर से बाहर नहीं निकलूं तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। तो इसमें यू नो ये एनीबडी हु इज ट्राइंग विल बी वॉलेटाइल, वो तो देखना पड़ेगा। एनीबडी हु इज इनोवेटिंग एंड ट्राइंग विल हैव अप्स एंड डाउन्स, ओनली दोज हु डोंट ट्राई एनीथिंग विल बी स्टेबल। तो हमें ऐसे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। राइट सर, लास्टली मुझे ये समझाइए, क्या इंडिया को करंट सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, हम यूएस को भी देख रहे हैं, वहां का इंटरेस्ट रेट भी देख रहे हैं, वहां की ग्रोथ भी देख रहे हैं, और अपने एशियन में कोरिया और ताइवान को भी देख रहे हैं, क्या इंडिया को अपना जो करेंसी है उसको थोड़ा सा वीक रखना चाहिए, जैसे चाइना हमेशा रखता है? और चाइना अपने मार्जिन को कोलैप्स करता है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना देता कंपनी को, जिससे कि वो स्केल अप ज्यादा करें। क्या ऐसा कुछ हमें करना चाहिए? क्योंकि आपने चाइना का जिक्र किया, उसे आंसर करने से पहले एक और बात चाइना के बारे में हमें जानना चाहिए कि चाइना आफ्टर 97 ईस्ट एशियन क्राइसिस, उन्होंने एक बहुत बड़ा उनका सीख ये था कि हम लॉन्ग टर्म एफडीआई एनकरेज करेंगे। दे एनकरेज्ड एफडीआई, दे डिड नॉट गो फॉर यू नो एफआईआई टाइप काइंड ऑफ इनफ्लो, and their savings rate was anyway very high, 45-50%. So now I think yes, so we should keep our real exchange rate at this rate. Right now our real exchange rate 2016 basis के अगर ये तो RBI number रखता है ना, so the target is not nominal. I would say we are now at 90%. That means 2016 में अगर real exchange rate जो भी है उससे 10% कम है अभी। I think this is a good place to be. You know, we should try to maintain this. उसका फायदा ये है कि हमें टैरिफ लगाना नहीं पड़ेगा। अब देखिए
कोई इंडोनेशिया वाला आपको बताता है अगर आपको उसका कोई इंपोर्ट यहाँ से कम करना है तो टैरिफ लगाना पड़ेगा। अगर आप टैरिफ लगाओगे तो वो आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा। यहाँ तो आप बोल सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो FII पैसे लेके जा रहा है तो मैं क्या करूं। तो आप फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड करके आप ही कर रहे हो, बट इट्स वेरी हार्ड फॉर एनीवन टू पनिश करेंसी सॉर्ट ऑफ कोट अनकोट मैनिपुलेशन देन टैरिफ्स। टैरिफ आप लगाओगे तो आत्मनिर्भर के लिए चाहिए, मतलब मुझे ये, अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहोगे तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव होना है, मतलब इंपोर्ट चीप होगा तो आत्मनिर्भर नहीं बनोगे। तो एक्सपेंसिव आप टैरिफ लगा के डालोगे तो रिटेलिएशन होगा, आपका एक्सपोर्ट भी नहीं बनेगा। तो दिस इज वन वे ऑफ, आई थिंक if you ask me should we go with the weaker currency, yes, I think we should gradually depreciate, सडन नहीं होना चाहिए। अगर सडन 20% डिप्रिशिएट होता है तो RBI should step in and should announce emergency measures, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मेजर अभी उन्होंने किया है वो तो मुझे नहीं लगता है अप्रोप्रिएट, नहीं चाहिए, नहीं, मतलब इससे आगे का रिस्क बढ़ाएंगे। दे विल मेक अस मोर, हम लेवरेज। वर्स्ट थिंग आप सोचिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट लोगे तो किससे लेंगे आप सोचिए। दो तरह के लोग, एक आप में इक्विटी डालता है, दूसरा खुद बोरो करके आपको दे रहा है। आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए? जो खुद बोरो करके दे रहा है ना, उसको कल कुछ हो जाए तो ही इज द फर्स्ट वन टू गो अप। दैट इज व्हाट वी आर एनकरेजिंग। दिस इज नॉट द राइट पॉलिसी। दैट इज वेरी क्लियर। रुपी के बारे में आपका जो भी व्यू हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यू हैव टू रिसोर्ट टू दिस काइंड ऑफ अ मेजर। करेक्ट सर। एक लास्ट क्वेश्चन, अब क्रूड पे नहीं पूछेंगे ज्यादा क्योंकि क्रूड तो ऑलरेडी बहुत क्रूड तो मैं पूछना है सर, आप मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। आई शुड बिकम आप बताइए कहाँ जाएगा 3 महीने में? क्रूड का सर इस साल 2026 का एवरेज प्राइस $95 होगा, इससे नीचे एवरेज प्राइस नहीं होगा। अब तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तो उससे ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि यूएस में क्या आपको लगता है कि वहां एक रेट हाइक का बहुत अच्छा केस बन गया है? आई थिंक वो तो रेट हाइक हो रहा है ना, मतलब सी व्हाट फेड डज इज द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। फेड और RBI हमें एक समझना चाहिए, ये लोग कोई भगवान नहीं है कि इंटरेस्ट रेट वो कंट्रोल कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अभी इंडिया में देखिए इन्होंने कट किया था, अभी 10 ईयर कट हुआ, कम हुआ क्या? 10 ईयर 6.8%। लास्ट एक साल में आप इंडिया का 10 ईयर देखोगे 6.2% से 6.9% हुआ है, अभी 7 के पास है। तो RBI डज नॉट कंट्रोल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। यूएस चाहे या ना चाहे, अगर वो ऐसे ही खर्चा करते रहे, अगर उनका डेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये होगा ही होगा। मतलब फेड कैन बी स्लोअर एंड ट्राई टू फाइट इट, बिकॉज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। एक बार इन्फ्लेशन आपने यूके में देखा होगा, लिस्ट रिस्क के टाइम पे उन्होंने कम करना चाहा कि पाउंड कोलैप्स हो गया। हमारे सामने हुआ था ना, वी आर नॉट हिस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 इयर्स अगो। तो बियॉन्ड द पॉइंट सेंट्रल बैंक्स विल नॉट बी एबल टू फाइट मार्केट फोर्सेस। इंटरेस्ट रेट अगर डिफिसिट ऐसे ही रहेगा, यूएस में डेट ऐसे ही रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें कोई मतलब उनको वो कुछ नहीं कर पाएंगे। they are that way they have to control their deficits. परफेक्ट। तो हम लोगों की बातचीत में सर ये निकला कि हमें करेंसी वीकर रखनी चाहिए, ग्रेजुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि कैपिटल अकाउंट को ठीक करें, वहां पैसे आने चाहिए। और बहुत ज्यादा सस्ता इंपोर्ट अगर आप करोगे तो भी प्रॉब्लम बनी रहेगी। यस, स्पेशली इक्विटी रूट में, कैपिटल अकाउंट इन इक्विटी रूट, नॉट डेट रूट। राइट, इक्विटी। डेट तो फिर वापस करना ही पड़ेगा, जो अभी इन्होंने किया है RBI ने। Someone has borrow करके पैसा नहीं आना चाहिए। The worst kind of money you want to attract is someone borrows, levers 10 times and gives you. That is the worst. South East Asian crisis आप देख लीजिए, थोड़ा तो हम हिस्ट्री से सीखना चाहिए। सर इंडिया में अपने यहाँ कल्चरली चारवाक दर्शन भी है एक, ऋणं कृत्वा विकृतं पिबा। यस। एनीवे सर, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने फ्रूटफुल डिस्कशन किया, और जो लोगों के दिमाग में अक्सर रहता है कि रुपया खराब हो रहा है, बहुत वीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स की बजाय फैक्ट के साथ, हिस्ट्री के साथ समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि रुपी वीक होना कोई गलत बात नहीं है। हमें चाहिए भी हमारी इसी करेंसी को कि थोड़ा रुपी वीक रहे तो ज्यादा बेटर यहाँ पे होगा। थैंक यू सो मच सर। और हम लोग फिर ऐसे ही किसी टॉपिक पे, जब आप नहीं भी लिखेंगे ना, तब भी मैं आपको फोन करके पूछूंगा कि इस समय आप क्या लिखने वाले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।